चलिए बेटा, तो अब हम चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तीनों कर चुके हैं एंड होपफुली आपने अच्छे से किल किया उनको। इन केस आपको रिवाइज करना हो तो वो वीडियोस आपको दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो अगेन लाइक ऑलवेज मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप बस वो पढ़िए मेरे साथ एंड यू विल बी गुड टू गो। रीडिंग्स देखने की भी जरूरत नहीं इसके बाद, एज इट इज बस पेपर में लिख कर आ जाइए एंड यू विल हैव फन। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। मैं आपके लिए पढ़ता भी जाऊंगा मेरा बच्चा, और जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी समझाने की तो मैं बोर्ड पे सिखाता भी जाऊंगा। बैठो मान्य बेटा, बैठो बच्चे। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें सिखाया जा रहा है वो है ओकुन्स लॉ। आइए ध्यान देंगे सब लोग। देखिए कहीं ना कहीं चैप्टर 6, 7, 8 इस्तेमाल तो होगा इसमें, पर ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनकेस अगर आपका एक आध कोई चैप्टर रह भी गया है तो भी आई मेक श्योर आपको अच्छे से समझ आ जाए। चैप्टर 9, लेट्स स्टार्ट विद ओकुन्स लॉ। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमने इसके बारे में बोले हैं, आइए रीड कर लीजिए एक दफा। इन चैप्टर 6 वी डिड द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चा कहता है जरा याद दिला दो, मैं याद दिला देता हूं। आपने एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एन, रिमेंबर सर? वो तो y इज इक्वल टू ए एन लिया था, हाँ तो a को 1 एज्यूम कर लिया था ना। तो यहां पर रिलेशनशिप किसके बीच में था? आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये कब लिया था बेटा? चैप्टर नंबर 6 करते हुए। आर वी क्लियर? आगे कहते हैं मेरे बच्चों, वी डिड इट बट विद टू अजम्पशंस, y इज इक्वल टू एन एंड लेबर फोर्स इज कांस्टेंट। कि एक तो हमने वही A1 मान के assumption ले लिया था, और दूसरा हमने लेबर फोर्स को छेड़ा नहीं था। वी केप्ट द लेबर फोर्स एज सेम और कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? ठीक है, माने समझते जाना फिर उतारने मेरे बेटे। आगे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल a 1% increase in output leads to 1% increase in employment which leads to 1% decrease in unemployment। बच्चा कहते हैं इसका क्या मतलब है, बताता हूं। आप बताओ y इज इक्वल टू एन का क्या मतलब है? कि जित और a 1 है क्योंकि, तो आपको मालूम है अगर 10 यूनिट आप आउटपुट के बना रहे हो तो 10 लेबर काम कर रहे होंगे, बिकॉज ईच लेबर इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मेरे बच्चों आपने आउटपुट बढ़ाया 1%, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट राजे वो भी बढ़ेगी 1%। और क्योंकि राजे लेबर फोर्स आप फिक्स मान के चल रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग द लेबर फोर्स। अगर एम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ती है और लेबर फोर्स कांस्टेंट है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगी राजे बाय 1%। बोलो जी, यहां तक क्लियर? दिस वॉज वट वी यूज टू डू इन चैप्टर नंबर 6। यहां पर ऑब्वियसली चीजों में तब्दीली आएगी, चेंजेस आएंगे, बट बिफोर वी डू दैट, बिफोर वी कंसिडर दोस चेंजेस, इट्स बेटर कि हम जहां से आ रहे हैं पहले उसको पुख्ता कर लें, दिमाग में अच्छे से बिठा लें दिमाग में। सो आगे इसी को उसने बोला, लेट यू टी डिनोट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन ईयर टी एंड यू टी माइनस वन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन टी माइनस वन। नो प्रॉब्लम। देखिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूटी और यूटी माइनस वन। मैं बोल देता हूं, आप कहोगे तो लिख भी देंगे, बट आसान है ये। यूटी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द गिवन टाइम पीरियड, यूटी माइनस वन इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द प्रीवियस ईयर और द प्रीवियस पीरियड। क्लियर मेरे बच्चों यहां तक सबको? चलिए आगे कहता है, लेट जी वाई टी डिनोट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम ईयर टी माइनस वन टू ईयर टी। तो मेरे बच्चों अब एक और नई टर्म आपके लिए आती हुई, विच इज जी वाई टी। तो बच्चा कहता है ये क्या है? ये है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर। ठीक है, तो अब यहां से एक इंप्रेशन आपके लिए बनाते हुए हम यूटी माइनस वन इज इक्वल टू जी वाई टी एज इक्वेशन वन। बच्चा कहता है ये समझाना पड़ेगा आपको। हम बिल्कुल समझाएंगे आपको। आप बताइए, अगर आज की अनएम्प्लॉयमेंट 4% है, आज की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है, लास्ट ईयर 5% थी, तो मुझे बताइए इस साल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल की तुलना में कंपैरेटिवली बढ़ गई है कि कम हो गई है? कम हो गई है। तो अब यहां से पकड़ो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी तो आउटपुट बढ़ेगा। तो बेटा इसीलिए यहां पर आप अगर नोटिस करें, यहां पहले माइनस जीवाईटी लिखना पड़ेगा मुझे। सो ये अब आपके पास माइनस जीवाईटी आ गया,
तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकलेगा, जी वाई टी इज इक्वल टू 1। और अगर उल्टा देखना है, उल्टा देख लो। सपोज इस साल 8% अनएम्प्लॉयमेंट रही, पिछले साल 6% थी, तो आपका आउटपुट 2%, क्योंकि रिलेशन माइनस जी वाई टी है, तो हम ये मानेंगे कि आपकी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट हैज बीन लेसन्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय 2%। बोलो बेटा, जो भी लोग यहां तक देख रहे हैं, जो भी लोग यहां तक पहुंच गए हैं, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे। ये है बिल्कुल बेसिक ओकुन्स लॉ, जिसमें वन ऑन वन का रिलेशनशिप आप लेकर चल रहे हैं। आप सिंपली इस रिलेशन के शिप के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं दो बातें मेनली, कि जितने परसेंट आउटपुट बढ़ेगा उतने परसेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उतने ही परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एक बात तो आप ये बता रहे हैं। दूसरा आप मुझे ये बता रहे हैं कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट इस साल होगी और पिछले साल के अगर हम कंपेयर करें, तो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी उतना ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी इस साल पिछले साल की तुलना में, तो फिर हमारा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट उतना ही कम हो जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक क्लियर राजेश? सभी को, जो लोग घर से भी देख रहे हैं आराम से करिएगा ये चैप्टर ना, इट कैन स्टिंग यू बैड, तो धीरे धीरे पकड़ना इसको, आराम से, ग्रेजुअली। ठीक है मेरा बच्चा निश्चय, आगे बढ़ते हैं। So if output growth is say 4%, then the unemployment rate should decline by 4%. तो यही हम कहना भी चाह रहे हैं कि जितने परसेंट आउटपुट बढ़ेगा उतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, या जितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी उतने परसेंट आउटपुट बढ़ जाएगा। बट हियर वी आर टेकिंग इट वे टू सिंपल। लेबर फोर्स को फिक्स रखा हुआ आपने, वन ऑन वन का रिलेशनशिप माना हुआ आपने, सो दीज आर कंसिडरेबली क्वाइट रिजिड assumptions। तो इस चैप्टर में आप इन assumptions से दूर भगाएंगे इनको, और फिर जो एक्चुअल रियल लाइफ में सिनेरियो है उसको देखेंगे। आइए पढ़ते। So contrast to this, the actual relation between output growth and unemployment is Okun's law। तो बेसिकली ओकुन कौन है? वो उनका नाम था ऑर्थर ओकुन, और वो इकोनॉमिस्ट थे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के। उनको एक एडवाइजर थे बेसिकली उनके। एनीवेज, तो अब जो एक्चुअल ओकुन्स लॉ है वो मैं आपके लिए लिख के देता हूं मेरा बच्चा। आप कहोगे ये भी तो ओकुन्स लॉ है, इसको एग्जैक्टली ओकुन लॉ कहना ठीक भी नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि इतनी अजम्पशंस के साथ तो बहुत ही बेसिक हो जाता है ये। सो एक्चुअल ओकुन्स लॉ अब आपके लिए आता हुआ, और उसको हम लिख रहे हैं यूटी माइनस वन। अब ये देखते ही ना बच्चे की आईज लिट अप हो जाती हैं, बच्चा कहता है आह, दैट सेम थिंग अगेन। मैंने कहा मतलब, कहता सर पहले भी तो ये लिखा था यूटी माइनस वन, ये मैं थोड़ा सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ कहीं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो कई बच्चे कहते हैं सेम ही तो है, सेम नहीं है। अब फर्क देखिए, ये मैं कुछ वैल्यूज आपके यूएसए के डेटा के बेसिस पर ले रहा हूं, लेकिन इन वैल्यूज के लॉजिक भी बताएंगे। और ये वो मान लिया और इसको बोला इक्वेशन 2। अब आपके लिए दो नई चीजें हैं यहाँ पर जो आपको ट्रबल करेंगी, करनी ही चाहिए। भाई पढ़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? नई चीज को गैल्वनाइज करना। तो इसके मुकाबले एक तो यही नई चीज है, और इसके मुकाबले ये भी एक नई चीज है। इस पर हम आपकी बात करेंगे, अच्छे से इस पर बहसबाजी भी करेंगे और अच्छे से सीख के निकलेंगे इसको। सो फिलहाल what I am looking at, what we are looking at is the difference between this and this, and this we have cleared, this we will clear। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इन डिफरेंसेस को हम अच्छे से कंसीडरेशन में ले आए। तो आगे बढ़े बेटा, अगर यहां तक कोई सवाल नहीं है तो ऑल गुड। चलिए अब बढ़ते हैं, पढ़िए। लाइक इक्वेशन वन, दिस इक्वेशन ऑल्सो शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर भी नेगेटिव रिलेशन था इस एलएचएस से, यहां पर भी नेगेटिव रिलेशन है इस एलएचएस से, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एलिमेंट्स अलग हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स अलग हैं। आइए पढ़ते हैं। सो कहता है like equation 1, this equation also shows a negative relation between change in unemployment and output growth, but it differs from equation in two ways. Annual output growth has to be at least 3% to prevent the unemployment rate from rising. This is because of two factors we have neglected so far: labor force growth and labor productivity growth। इसका क्या मतलब है मैं भी समझाता हूं, उससे पहले ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको कुछ समझाऊं तो देखिए, ये तो तुम्हारे को फेमिलियर टर्म है ना, जीवाईटी। हाँ सर मुझे पता है, बताओ क्या थी सर? ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। मैं बोला ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या होता है? अरे सर लास्ट ईयर से लेके इस साल जो ग्रोथ हुई। अब मुझे बताओ, अगर इस एक्सप्रेशन पर, इस सो कॉल्ड रिलेशन को हम देखें,
और यहां पर मैं 3% डाल दूं, तो बताओ 3 - 3 क्या हो गया? 0। 0 × 0.4 है 0। तो यूटी इज इक्वल टू यूटी -1। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां से, इफ वी वांट टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट, यानी जो पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और जो इस साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इफ वी वांट टू कीप देम कांस्टेंट, तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चों, आपकी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट गिविंग दीज पैरामीटर्स शुड बी 3%। बच्चा कहता है ये तो आप मैथमेटिकली पुट कर रहे हो, मतलब तो बताओ, मतलब तो समझाओ। बिल्कुल समझाता हूं सर, एक एक करके पकड़ते हैं। ये जो 3% है, इसको कहते हैं नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। ये वो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है कि अगर आपकी इकोनॉमी ने ये अचीव किया तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है? और ये नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट का फिनोमिना और बेहतर से समझने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस 2 more न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर यू। आइए समझते हैं। तो कहता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट मस्ट ग्रो एट द सेम रेट एज द लेबर फोर्स। तो अब यहां पर हमें ये सीखना होगा। तो ये जो 3% आपका आया है, इसको हम 3% को रादर हम क्या कह रहे हैं? नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। इट कंप्राइजेज ऑफ सर्टेन थिंग्स, प्राइमरली 2 थिंग्स, मोटे मोटे तौर पर, बाकी चीजें भी है बहुत बहुत छोटी हैं। तो वो 2 चीजों को अब हम पकड़ते हैं। आपसे विनती है, इंजॉय करके चर्न आउट कीजिएगा इसको। जहां आपने थोड़ा सा प्रेशर डाला, तेजी से गए, तो ये फंसा देगा चैप्टर आपको। यहां तक क्लियर सबको? अब हम एक टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, वो टर्म है लेबर फोर्स ग्रोथ रेट। टर्म क्या है बच्चों? लेबर फोर्स ग्रोथ रेट। अरे सर, हमने तो लेबर फोर्स कांस्टेंट माना था सर। अच्छा बेटा, माना था, मान लिया, लेकिन रियलिटी में क्या कभी लेबर फोर्स फिक्स रह सकता है? नहीं ना। इसलिए आपको रियलिटी वाला चेक देना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली लेबर फोर्स ग्रोथ रेट इज देयर। इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स डज नॉट रिमेन सेम। अब कई बच्चे यहाँ पे उल्टा हिसाब ले आते हैं, हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट लेबर फोर्स विल ग्रो? व्हाट इफ भूकंप आ गया? व्हाट इफ लोग मर गए? व्हाट इफ नेचुरल कैलेमिटी आ गई? व्हाट इफ सिविल वॉर हो गया? मेरा बच्चा एक बात बताओ, पॉपुलेशन बढ़ना इज अ नॉर्मल फिनोमिना, या भूकंप आना, सिविल वॉर्स होना, दुनिया के हिसाब से बोल रहे हैं ग्लोबली, इज अ नॉर्मल फिनोमिना? पॉपुलेशन बढ़ना, आप पिछले 10 साल में लगातार देख लो, पॉपुलेशन तो हमेशा ही बढ़ी, लेकिन सिविल वॉर कितने हो गए और कितने नेचुरल कैलेमिटीज आ गए? बट हो तो सकता है ना सर। अरे, यहाँ पे दिल्ली में बर्फ पड़ जाए तो मैं इसको कश्मीर थोड़ा ना मान लूंगा। समझ गए बात? तो अजीब अजीब से भी सवाल ले आते हैं बच्चे, हाउ कैन यू बी सो श्योर लेबर फोर्स ग्रोथ रेट? भाई, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो में जनरलाइज चीजों को हम रीड करेंगे, एक्सेप्शंस को रीड नहीं कर सकते। समझ गए मेरे बच्चे? आगे बढ़े गाइस। आइए लेबर फोर्स ग्रोथ रेट के लिए बात करते हैं। कहता है सपोज द लेबर फोर्स ग्रोस एट 1.7%। तो कहता है ये जो रेट है ना, ये 1.7% बढ़ रही है। माइंडेड, ये जो डेटा भी है, ये यूएसए का ओवर द इयर्स स्केटर डेटा है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर लिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते एज्यूम किया, एक्चुअल में डेटा है यूएसए का। एनीवेज, हम अपनी चीज पर वापस आते हैं। तो ये कहता है 1.7% आपकी लेबर फोर्स ग्रोथ हुई है। आप बताइए, इफ यू वांट टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट, इफ यू वांट टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट, डोंट यू पीपल थिंक योर आउटपुट शुड आल्सो ग्रो एट 1.7%? बच्चा कहता है थोड़ा सा कोई एग्जांपल दे पाओगे आप, अगर मेरे को और क्लियर हो जाए तो? ठीक है, मेरे पास 10 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 10। अब एम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रख लूं या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रख लूं, एक तरह से एक ही बात मान के चलिए। तो मेरे पास 10 लोग काम करते हैं मेरा बेटा, हर कोई एक आउटपुट बनाता है, एक यूनिट बनाता है। कितने यूनिट बनाता है? एक यूनिट। मैं दोनों तो अनएम्प्लॉयमेंट से भी सिखा दूंगा। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास 11 लोग काम करने लगे, तो मुझे कितने आउटपुट बनाना होगा? 10 या 11? 11, इफ यू वांट 11 लोगों को काम देना है तो। अब इसको अनएम्प्लॉयमेंट से समझते हैं। टोटल लेबर फोर्स है 20। कितनी? 16 लोग काम कर रहे हैं, यानी 80% एम्प्लॉयमेंट रेट है और 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इज दैट क्लियर? एंड सभी लोग एक एक यूनिट बना रहे हैं। तो मुझे बताओ, मेरा आउटपुट 16 यूनिट्स आ रहा होगा, बिकॉज 16 लोग काम कर रहे हैं। अब आई वॉन्ट टू कीप माई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, आगे तो बढ़ो। बढ़ रहा हूं भाई। अब अगर मेरी
लेबर फोर्स 10% बढ़ जाती है, ठीक है, या चलो 20% बढ़ जाती है, आप बताओ फिर मेरी लेबर फोर्स 20 से 20% बढ़कर कितने हो गई? 24। कितनी हो गई? 24। एंड आई वांट टू कीप माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट विच इज 20%। तो आप बताओ 24 का 20% कितना हुआ? 4.8। तो मुझे 19.2 आउटपुट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए तभी मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। बच्चा कहता है मगर यूनिट तो एक ही बन रहा है। तो यस, यहाँ पे हाइपोथेटिकली, क्योंकि डेटा ऐसा लिया, 19.2 लोगों को काम देना पड़ेगा। ठीक। सो अगर आपकी लेबर फोर्स ग्रोथ रेट बढ़ रही है या लेबर फोर्स ग्रो कर रहा है एंड यू वांट टू कीप योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट, आपको आउटपुट भी बेटा उसी रेट पर बढ़ाना होगा। बोलिए बेटा, जो लोग घर से देख रहे हैं यहां तक क्लियर? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो, अक्षिता जी को क्लियर है, सिया जी को भी क्लियर है, आई होप विधि जी को भी क्लियर है। यस प्लीज गो हेड। यस, क्योंकि ये वाले में हमने बोला था एजम्पशन है कि लेबर फोर्स फिक्स्ड, लेकिन यहां पर मेरा बेटा अब लेबर फोर्स इज नॉट फिक्स्ड। हर जगह सेम नहीं है, वो सिर्फ चैप्टर 6 के लिए ठीक था। चलिए आगे बढ़ते मेरा बेटा। कहते हैं इन एडिशन लेबर प्रोडक्टिविटी दैट इज आउटपुट पर वर्कर आल्सो ग्रोज एट 1.3%। अब ये कहता है जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट पर वर्कर ग्रोथ रेट, वो बढ़ रही है 1.3%। तो इसको भी आगे ना अनएम्प्लॉयमेंट बराबर रखनी है, तो मुझे इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 1.7 प्लस 1.3 कितने परसेंट हुआ? दैट्स वाई अगर आप 3% ग्रोथ रेट करते हो आउटपुट की, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। आई नो आपके दिमाग में क्या सवाल है, उस सवाल को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं ना और जो लोग यहां बैठे हैं, आपके दिमाग में एक सवाल है, अभी नहीं है तो बाद में पढ़ते हुए आएगा, एंड आई डोंट वांट दैट कि ऐसा हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको शायद फिर बेहतर समझ आ जाए। सपोज आपकी लेबर फोर्स 100 है, 100, 80% लोग काम कर रहे हैं और 20 लोग ये एम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयड है। तो बताओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हो गई? 20%। यस और नो? सपोज एवरेज प्रोडक्टिविटी 1 है, तो आप बताओ आपका आउटपुट कितना आ रहा होगा? 80, राइट? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है, एवरेज प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है, लेबर प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है, यानी अब हर बंदा कितने यूनिट बना रहा है? 2। तो मुझे बताओ अगर मेरे को आउटपुट कांस्टेंट रखना हो विच इज 80, मेरा आउटपुट कितना है? 80। तो डोंट यू थिंक मैं तो सिर्फ 40 लोग इंप्लॉयड करूंगा और मेरा काम बन जाएगा? लेकिन यहां पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? दैट आई वांट टू कीप माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट। तो डोंट यू पीपल थिंक आपको आपका आउटपुट 160 करना पड़ेगा। तो आप बताओ आपने आउटपुट डबल किया, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। So if you want to keep unemployment rate constant as an economy, your growth rate of output should take into consideration labor force का growth rate plus labor productivity का growth rate, and उसके basis पर you will decide कितना growth rate of output चाहिए to keep unemployment rate constant। बोलिए जी, क्लियर ये बात? जो लोग घर बैठे मेरा बच्चा, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, I'll be more than happy to help। जी गाइस, कोई भी डाउट? श्योर। कृतिका जी, विधि जी, सार्थक जी, ऑल गुड? चलिए, नो डाउट। ठीक है निश्चय जी, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। सो जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आउटपुट ग्रोथ मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ, जो हमने अभी बोला, लेबर फोर्स ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। दिस 3% इज द एवरेज, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्केटर डेटा लिया गया है यूएसए का। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा कहता है चलो ये तो आपने थोड़ा बहुत समझा दिया, 3% क्या है, बाकी हम पढ़ लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? -0.4। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप समझो, इस वाले में आप क्या कहते थे? इस वाले में आप कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 1% बढ़ गई, 1%
बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले, तो आपका आउटपुट ग्रोथ रेट 1% कम हो जाएगा। यहां पर वो कह रहा है कि अगर इफ दिस हैपेंस, वो 1 for 1 नहीं होगा, वो -0.4। मतलब अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो 0.4% आउटपुट नीचे आएगा। अब ऐसा क्यों है, 1 for 1 क्यों नहीं पॉसिबल, या 1 for 1 क्यों सही नहीं है, आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। बढ़िए। So second point, the coefficient on the right hand side of the equation 2 is -0.4 as compared to -1 in equation 1. In other words, output growth 1% above normal leads to only 0.4% reduction in unemployment rate rather than 1% because of two reasons. Before I explore those reasons for you, आइए इसको समझ लेते हैं, ये इसके थ्रू बात क्या करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ऊपर देखो मेरा बच्चा, ऊपर देखो राजे, अगर आपकी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 4% रही या 6% रही, सपोज कितने परसेंट रही, 6, होनी कितनी चाहिए थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रखने के लिए, 3, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपने, 3%। अब आपको ये तो पता ही है कि आउटपुट ग्रोथ रेट अगर ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, बट अगर ये 6 और ये 3 है तो आपकी 3% ज्यादा है नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से। आप ये अगर ये एज्यूम करते हो कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 3% कम हो जाएगी, दैट्स नॉट गोना हैपन। इफ आई गो विद दिस -0.4, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी बाय 1.2%, 3 का 40%। तो बच्चा कहता है अब 1 for 1 क्यों नहीं, एक मोटा रीजन तो आपके सामने पहले ही आ गया, लेबर फोर्स फिक्स हो गई ना, आपने तो लेबर फोर्स को ग्रो कर रखा है। सो ये भी एक मोटा रीजन है, और दो टोटल रीजन है, उसको समझते हैं। व्हाई, even if I know if my growth rate of output is, it happens to be greater than normal growth rate of output, it is good for me, my unemployment is gonna go down, but not for 1 for 1, it will depend the value of this, here we are taking it as -0.4। तो बच्चे कहता है ऐसा क्यों है, ये देखते हैं। Firms adjust employment less than 1 for 1 in response to deviation of output growth rate from normal. Like output growth 1% above normal for 1 year leads to only 0.6% increase in employment due to following reasons. Let's see. Some workers are always needed no matter what the level of output is. For example, the accounting department needs roughly the same number of employees whether the output is more or less. आप बताओ, आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट आया, 2 अकाउंटेंट आपने रखे हुए हैं, अगर 20 करोड़ का प्रॉफिट आ गया तो 4 अकाउंटेंट रखोगे क्या? अरे उसी अकाउंटेंट ने 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ लिख देना है। समझ गए बात, कुछ वर्कर तो उतना ही चाहिए। अच्छा सर, लॉस हमारा ना 10 करोड़ की जगह प्रॉफिट 5 करोड़ हो गया है, तो एक सी हटा देते हैं। आई मीन डज नॉट मेक सेंस। बच्चा कहता है कोई और एग्जांपल दे दो, दे देता हूं। आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, आपने 5 गार्ड्स रखे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ये मत कहना गार्ड्स हम बढ़ा देंगे। गार्ड्स का उस चीज से क्या लेना, गार्ड्स आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भाई। सर कोई हमारे को उठा के ले जाए तो फिर वो तो देखो बाल की खाल निकालने वाली बात है। बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि कुछ वर्कर चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपका प्रॉफिट ज्यादा है कम है, या इवन इफ यू आर हैविंग लॉसेस। आपने जब छोटे बच्चे थे तो कुछ एक टर्म सीखा होगा, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसको जहां पे यूज करो ना यार। परमानेंट जो है तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आउटपुट से क्या लेना देना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Another reason is that training new employees is costly, so firms prefer to keep current workers around rather than lay them off when output is lower, and they ask them to work overtime rather than to hire new employee when output is higher than normal. In bad times, firms in effect hoard labor. This is called labor holding. Labor hoarding. मैं मतलब समझाता हूँ आपको। एक बनी ना, रात को 10:30-11 बजे मैं पेट्रोल पंप वाले के पास पेट्रोल भरवाने गया। मैंने उसको बोला यार, तूने ये 20 मशीनें लगा रखे हैं पेट्रोल की, कितनी मशीन लगा रखे हैं, 20, एक बंदा नहीं है, क्या तुमने इतनी जगह घेरी हुई है, इतने फिक्स कॉस्ट लगा रहे हो, 2-4 लगाओ बहुत है। कहते भाई साहब सुबह आओ, 20 भी कम पड़ती है। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, इससे क्या लेना देना है। मैं बताता हूं ना बेटा, देखो अगर मेरा टेम्परेरली आउटपुट ज्यादा आ गया तो मैं नए एम्प्लॉय हायर करने के बजाय पुराने वालों को ओवर टाइम देना पसंद करूंगा। आप कहोगे क्यों, अरे भाई नयों की ट्रेनिंग व्रेनिंग बड़ी मुश्किल है यार, और अगर सर आउटपुट कम हो गया इनको होल्ड करो। सर क्यों, अगेन वही रीजन, इनको मैं ट्रेनिंग दूंगा रखूंगा, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस, वो इट इज अ लेंथी प्रोसेस। तो एज फार एज पॉसिबल फर्म्स क्या कोशिश करती हैं कि अगर आउटपुट कम भी है तब भी स्टाफ वही रखते हैं, उसको ले ऑफ नहीं करते, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर हमें नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ जाएगी उसको। और अगर हमारा आउटपुट कुछ टाइम के लिए ज्यादा हमको बनाने की जरूरत है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग न्यू वर्कर्स उसको पूरा फेमिलराइज करो, इंडक्शन ट्रेनिंग दो एंड ऑल। वी डोंट वांट टू डू दैट।
हम कहते हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय को ही कि देख यार तू ही कर ले एक्स्ट्रा काम एंड टेक योर ओवर टाइम। अभी लेबर सप्लाई में पढ़ा था ना ओवर टाइम। बोलो जी, क्लियर सबको? बोलो, रीजन समझ आ गए मेरे बच्चों? इस गाइस, 3% ऐसे बना मेरा बच्चा, ये 3% बना विद 1.7% विच इज लेबर फोर्स ग्रोथ रेट, और 1.3% इज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो वो ये कह रहा है कि जो नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है, विच इज दी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, इफ यू कीप इट, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो वो बनाई किसके हेल्प से? उस पर कंसिडरेशन किसकी करी गई कि मेरी लेबर फोर्स कितने रेट पर ग्रो कर रही है, उसके बराबर भी आउटपुट बढ़ाऊंगा, और लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है उसको भी कंसिडर करूंगा। जी, उस डेटा को ही लिया हुआ है जी। नहीं नहीं, उस डेटा को ही लिया हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। सो उसके बाद कहते हैं एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट डज नॉट लीड टू वन फॉर वन डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मोर स्पेसिफिकली 0.6% इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट लीड्स टू ओनली अ 0.4% डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, is that labor force participation also increases. When employment increases, not all the new jobs are filled by unemployed. Some of the jobs go to the people who were classified as out of labor force. तो बच्चा कहता है कि लेबर फोर्स कैसे बढ़ सकती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो कहता है जब नई जॉब्स क्रिएट होती भी हैं तो सारी की सारी पुराने लेबर फोर्स या जो हमने कंसीडर किया होता है लेबर फोर्स, उसको नहीं जाती, कुछ नए लोगों को भी चली जाती है जॉब्स। वो नए लोग कौन है देखते हैं। कहते हैं देर आर सम पीपल हु वर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, एज लेबर मार्केट प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव, some discouraged workers who were previously classified as out of the labor force, they also decide to start actively looking for job and they become classified as unemployed. तो पहले जो हमने लेबर फोर्स माना हुआ था उसमें से सपोज कुछ लोग they were not willing to work, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं थे। जैसे सिचुएशन से इंप्रूव हुई, नाउ दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे गेट द जॉब आल्सो, तो हमारी इन अ वे लेबर फोर्स बढ़ गई है। इसलिए भी हमें लगता है कि जितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ी उतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई। वाई? बिकॉज लेबर फोर्स की तो ग्रोथ हो गई ना, लेबर फोर्स भी तो बढ़ गया मेरे बच्चों। बोलिएगा ऐसे यहाँ तक क्लियर सबको, जो लोग घर पे भी देख रहे हैं? आइए क्रक्स ले लेते हैं यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। सो बेसिक ओकन्स लॉ सेज आउटपुट बढ़ेगा 1% तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा 1%, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा 1%, कैप्चर्ड बाय दिस रिलेशनशिप। बट द एक्चुअल ओकन लॉ सेज इट इज लाइक दिस, आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट अबव नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट अगर ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट नॉट बाय 1 on 1, इट इज -0.4% के हिसाब से। How we have derived this normal growth rate of output मेरा बच्चा? With consideration of labor force growth rate and labor productivity growth rate. जी, यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज यू कैन टेक योर डाउट्स। इस गाइस आप लोग भी अगर कोई भी डाउट है। चले आगे बढ़े मेरा बच्चा, चले नेक्स्ट। सो नाउ लेट्स राइट इक्वेशन टू अगेन। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छी शक्ल दे देनी है हमने। सो ut-1 इज इक्वल टू माइनस बीटा और gy माइनस जी बार वाई टी। सो बेसिकली इसको ऐसे लिख दिया। आपको पता है ये दिस इज 3% एंड दिस इज -0.4%। तो -0.4% को हमने बीटा से शो कर दिया आपकी रीडिंग के अनुसार, और ये जो नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है इसको जी वाई टी की जगह जी बार वाई टी से डिनोट किया गया है। सो इसके बाद हमें ओकन्स लॉ का कंक्लूजन दिया जा रहा है मेरा बच्चा, वो अब हम आपके लिए पढ़ते हैं और लेट्स सी हाउ इट गोस। पढ़िए। इन शॉर्ट ओकन्स लॉ, सो जी वाई टी इज ग्रेटर देन जी बार वाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो जाएगी। इफ जी वाई टी इज लेस देन जी बार वाई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। आई थिंक क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अगर आपका जी वाई टी इज मोर देन जी बार वाई टी, अनएम्प्लॉयमेंट इज गोना गो डाउन एंड इट्स वाइस वर्सा आल्सो। क्लियर मेरा बच्चा? आगे बढ़े। ऑल गुड यहाँ तक ओकन्स लॉ का बेसिक जो क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। सो नाउ इट सेज द फिलिप्स कर्व। वेल फिलिप्स कर्व आपने लास्ट क्लास ही किया है, तो आई आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आपको फिलिप कर्व के बारे में अच्छी नॉलेज है। ये मैं एग्जांपल मिटा देता हूं सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस। ठीक है, समझ तो आ ही गया हमको, तो अब इसको हटा देते। सो नाउ वी हैव फिलिप्स कर्व बेटा। फिलिप्स कर्व वही है बेटा जो अभी आपने चैप्टर 8 में किया, विच सेज पाई टी इज इक्वल टू पाई ई टी प्लस और राधा माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। रिमेंबर ये हमने लास्ट में चैप्टर 8 में छोड़ा था इसको।
वो जो नेचुरल रेट के कंटेक्स्ट में छोड़ा था बेटा, रिमेंबर दैट, इसको बोला इक्वेशन 4. So again वही बात कह रहा है, it shows that inflation depends on expected inflation and on the deviation of unemployment from NRU. We then argued that expected inflation is well approximated by last year. तो हमने वो थीटा की वैल्यू 1 ले ली थी बेटा, तो इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन. इसको बोल दिया गया इक्वेशन 5. माइंडेड, pi et was equal to theta pi t minus 1, and here we have assumed theta to be 1, so it can be written like this. Should I repeat again? आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था पाई ई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस 1. थीटा को यहां 1 एज्यूम करा तो पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस 1, सो इधर आके माइनस हो गया. बोलो जी, क्लियर यहां तक? आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं. It shows that unemployment below the natural rate leads to increase in inflation and unemployment above the natural rate leads to decrease in inflation. No problem. आप बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चों पर, देखो अगर यूटी करंट अनएम्प्लॉयमेंट आपके नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन गिर जाएगी. क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा है, बेसिक चीज याद रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा है तो फिर आपके वेजेस कम होंगे, वेजेस कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम आएगी. एंड उल्टा, तो यहां पे भी वही कंक्लूजन दिया है, इफ यूटी इज ग्रेटर देन यूएन तो आपकी यूटी इज लेस देन यूएन रादर, तो अभी की इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी. इफ यूटी इज ग्रेटर देन यूएन तो अभी की इन्फ्लेशन लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन से कम हो जाएगी. बोलो जी, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े मेरे बच्चा, आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो? अगला बेटा एडी रिलेशन. एडी रिलेशन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग की भाषा के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इस पर. सो आइए एडी रिलेशन पढ़ते हैं. कहते हैं चैप्टर 7 वी डिराइव द एडी रिलेशन एज अ रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट, रियल मनी स्टॉक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस. तो आपने तब चैप्टर 7 में इसको लिखा था वाई टी या वाई इज अ फंक्शन ऑफ एम टी अपॉन पी टी जी टी टी टी. याद रखें ये क्या था, मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी, और ये था गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी. तो आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था एडी की शिफ्ट, मैंने सिखाया था फिस्कल पॉलिसी से भी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी से भी होती है, तो दोनों ही आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपकी रीडिंग एक पर्टिकुलर असम्पशन लेकर चलेगी, तो पढ़े, टू फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन रियल मनी स्टॉक एंड आउटपुट we will ignore changes in factors other than real money stock and write the relation as simply yt is equal to this mt upon pt, and that will work as your equation number 6. Basically through this what we want to convey is we are not looking at this, we are just focusing on this relation, real money balance ka relation on your AD, where यहाँ पर इसको ये गामा है माइंडेड, where gamma is a positive parameter. This equation states that the demand for goods and thus output is simply proportional to the real money stock. ध्यान से पढ़ेंगे. An increase in real money stock leads to decrease in interest rate. Decrease in interest rate leads to an increase in the demand for goods and therefore increase in output. इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मेरा बच्चा. कहता है अगर रियल मनी स्टॉक बढ़े, आपको पता है एम बाई पी होता था बेटा, ये बढ़ेगा तो आरओआई कम हो जाएगा. राजे आरओआई कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी. ये 2 पॉइंट्स में ये लिख रहा है मेरे बच्चों. अगर मनी स्टॉक बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, एलएम का वो है कॉन्सेप्ट, तो आरओआई कम हो जाएगा, आरओआई कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मेरे बेटे की, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ जाएगी. So equation this 6 gives a relation between levels, the output level, the level of money and price level. So अब यहां पर ये जो चेंजेस हैं उसको आपको कंसीडर करना है बेटा. अगले पेज पर आ जाए 52. तो यहां पर ना लॉग टर्म्स में ये सॉल्व कर रहा है. लॉग टर्म्स में लिखकर ये ऐसे बनेगा बेटा, जी वाई टी इज इक्वल टू जी एम टी माइनस पाई टी. इसको मैं अभी तफसील से समझाता हूं आपको, डोंट यू वरी. ये इक्वेशन 7 लिखे. आपकी रीडिंग तो थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, मजा आ जाएगा आपको. फिलहाल इन टर्म्स की बात समझ लेते हैं. ये है क्या, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूं आपको. आपको थोड़ा सा मॉनेटरी एक्सपेंशन अगर याद हो तो बस मेरा काम बन जाएगा. याद करो मॉनेटरी एक्सपेंशन में हम ये एडीएस लेते थे, वाईएन लेते थे, और ये पी इज इक्वल टू पीई लेते थे. ठीक है,
फिर जब मॉनेटरी एक्सपेंशन बेटा तुम लोग करते थे तो ध्यान देना मेरे बच्चों, एडी राइटवर्ड शिफ्ट कर लेते थे, ये सुनो। अब अगर तू एडी राइटवर्ड शिफ्ट कर लेता था तो याद कर, ध्यान दे, ये आउटपुट बढ़ जाता था और प्राइस बढ़ जाता था। अब नोटिस करना, इस केस में मनी सप्लाई 10% बढ़ी, लेकिन प्राइस जो पी से P1 हुआ है वो सपोज 5% ही बढ़ा है। बच्चे कहता कहना क्या चाह रहे हो, अभी बताता हूं। उस प्रोसेस को याद करो, फिर एंड कहां पर होता था सर, जब ऐसे एएस शिफ्ट हो जाता था और ये इधर आ जाता था। फिर तुमने क्या सीखा था कि पी से P2 पूरा 10% एब्जॉर्ब हो गया। अब मुझे बताओ, ये है 10%, इन्फ्लेशन है 5%, तो आउटपुट कितना बढ़ा? तो आपका आउटपुट बढ़ेगा ही तब तक जब तक नॉमिनल ग्रोथ की मनी सप्लाई इज मोर देन इन्फ्लेशन। नॉमिनल मनी सप्लाई 10%, ग्रोथ इन इन्फ्लेशन 5%, तो आपका आउटपुट बढ़ा देखो। लेकिन अगर ये 10% और ये भी 10%, तो आउटपुट क्या बढ़ा? जीरो। एंड दैट्स वाई वापस आ गए वाई एन पर। तो जो आपका मॉनेटरी एक्सपेंशन था, ये इसको देखने का चश्मा चेंज हो गया बेटा, अब इसको इस तरह से देखना है आप। ध्यान से पकड़िए, ये रीडिंग नहीं देगी, ये चीज रीडिंग में तो थ्योरी लिख के भाग जाएगा वो रिलेशन लिखकर, आपको उसको कंसेप्चुअली बिल्ड करना है दिमाग में कि हाँ इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। बोलेगा जो भी लोग घर पर देख रहे हैं, यहां तक क्लियर? यस मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो हम यहाँ पे इसको ऐसे देखो, अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ 10% है, इन्फ्लेशन सपोज 5% बढ़ी, तो ही आउटपुट बढ़ा ना आप, जब पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जब इकोनॉमी ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया आपका मनी सप्लाई, 10% ही मनी सप्लाई बढ़ी, 10% ही प्राइस यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आउटपुट की ग्रोथ जीरो है, आउटपुट वहीं का हो। क्लियर? आइए इसको पढ़ते हैं बेटा। तो कहता है if nominal money growth exceeds inflation, real money growth is positive, so is the output growth. If nominal money growth is less than inflation, तो output गिरना शुरू हो जाएगा। In other words, given inflation, expansionary monetary policy leads to high output growth. क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ मनी ग्रोथ, तो यही जो मैंने अभी बताया इसको थ्योरी में लिखता है वो। तो कहता है लेट्स कलेक्ट द थ्री रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वी हैव जस्ट अराइव्ड। ओकुन्स लॉ रिलेट्स टू चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द डेरिवेशन ऑफ आउटपुट ग्रोथ, उसी का एक्सप्रेशन लिख दिया। Philip curve shows the relation between AS as it relates the change in inflation to the derivation of unemployment rate from natural rate, उसका एक्सप्रेशन लिख दिया। इसके बाद एडी, पेज नंबर 54। उसके बाद बेटा एडी, एडी का ये वाला रिलेशन लिख दिया। तो अब कहता है थ्रू ओकुन्स लॉ आउटपुट ग्रोथ डिटरमिन्स द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, थ्रू फिलिप कर्व रिलेशन, और क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन्स द चेंज इन इन्फ्लेशन। ये कैसे? ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सिखाता हूं बेटा। आई रियली होप आपको न्यूमेरिकल्स करने के बाद ये वाला रिलेशन बड़े अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। तो बस अभी शुरू करते हैं, उससे पहले आप पेज 54 तक आ गए हैं, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। आप चैप्टर 9 स्टार्टिंग से टिल पेज 54 एक बार रीड कर लो। ये मैं मिटाऊंगा भी नहीं, आप पहले डाउट्स ले लेना, फिर हम आगे चलेंगे। आज चैप्टर 9 का तो बैंड बजा देंगे, खत्म करके ही निकलेंगे। ठीक है मेरा बेटा? आप लोग जब तक स्टार्टिंग से लेके पेज 54 एक बार पढ़िए, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 स्टार्टिंग से। तो बेटा अब तक जो भी हमने सारा कर लिया है, आई थिंक पेज नंबर 54 तक टू बी प्रिसाइज। कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू टेक दैट एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। If you have a doubt, you should clear that first. All good? आइए फिर शुरू करते हैं पेज नंबर 55 से, विच इज कॉल्ड मीडियम रन। तो ये डायग्राम आपको काफी हेल्प करेगा, या मॉनेटरी एक्सपेंशन वाला जो एप्लीकेशन था वो काफी हेल्प करेगा। जिसको फोटो खींचनी है इसकी खींच लीजिए, बिकॉज ये मैं फिर मिटा रहा हूँ। चलिए सो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरा बच्चा। अब आपको सिखाते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड मीडियम रन। मीडियम रन। सो बेसिकली कंसेप्ट वही है जो आपने चैप्टर 7 में सीखा, इज जस्ट दैट जो उसका परसेप्शन है या जो उसका पर्सपेक्टिव है आई शुड से, वो अलग है। आइए पढ़ते हैं। We assume that the central bank maintains a constant growth rate of nominal money supply. We call it G bar M.
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने ये स्थापित किया हुआ है या सेंट्रल बैंक ने ये सोच रखा है दैट वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही नॉमिनल मनी ग्रोथ को रिलीज करेंगे या उसकी ग्रोथ रेट रखेंगे. In this case, what will be the values of output growth, unemployment and inflation in the medium run? तो फिर सवाल ये है कि अगर सेंट्रल बैंक ने अपने आप को एक तरह से फिक्स कर दिया है कि मैं 6% या 8% ही मनी ग्रोथ रखूंगा, तो फिर उस केस में मीडियम रन में क्या आउटपुट रहेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा? हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चंस? लेट अस एक्सप्लोर. In the medium run, the unemployment rate must be constant, putting UT is equal to UT minus 1. In Okun's law, हमें मिला GYT is equal to G bar Y. ऐसा क्यों है? देखिए, आपको याद है ओकुन्स लॉ ऐसे लिखा था मेरे बच्चों आपने? -0.4 या गामा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. सो फिर आपने लिखा था GYT माइनस G बार Y लिखा था. अब मुझे बताओ, अगर आप मीडियम रन की बात करते हो तो मीडियम रन में मेरे बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट होता है बिकॉज आप यूएन पे आ जाते हो. सो इसका मतलब है मेरे बेटा, ध्यान लगाएंगे, यूटी इज इक्वल टू यूटी माइनस 1. इफ दिस इज द केस, डोंट यू थिंक जी वाई टी शुड बी इक्वल टू जी बार वाई? दैट मेक सेंस. अगर हम मीडियम रन की बात करते हैं मान्या जी, तो मीडियम रन में आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि मीडियम रन में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी इस साल भी वही है. इन अदर वर्ड्स मान्या जी, यूटी इज इक्वल टू यूटी माइनस 1. इफ यू पुट इट दैट इन योर ओकुन्स लॉ इक्वेशन और एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट यू आर गोना बी लेफ्ट विद. So, in the medium run, output must grow at its normal rate or natural rate, that's G bar Y, with nominal money growth equal to G bar M and output growth rate equal to G bar Y. तो जो एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन था मेरा बच्चा, अब जो एडी रिलेशन था राजे, वो बनेगा कुछ इस प्रकार: G bar Y is equal to G bar M minus पाई. इसको बोल दिया इक्वेशन 7, 8 या 7 जो भी उसके हिसाब से. अब याद करो, ये हमें पता है इसी रेट पर ग्रो करेगा. ये हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक कांस्टेंट रखेगा नॉमिनल मनी ग्रोथ. इन्फ्लेशन को ऑब्वियसली पाई से डिनोट किया. सो पाई क्या रहेगा मेरे बच्चों? पाई रहेगा जी बार एम माइनस जी बार वाई. और अगर आप वो डायग्राम याद करो मॉनेटरी एक्सपेंशन का, तो वो भी तो यही कह रहा था कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव है तो फिर मनी सप्लाई 10% थी, आउटपुट ग्रोथ उससे कम थी. क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा पूरा इकोनॉमी में, तब तक आपको ये पता है कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ी उतना इन्फ्लेशन जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तो आउटपुट ग्रो करता रहेगा. आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे. अब आ जाए पेज नंबर 56 में. इन द मीडियम रन, इन्फ्लेशन मस्ट बी इक्वल टू नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस नॉर्मल आउटपुट ग्रोथ रेट, जो हमने यहाँ लिखा. इफ वी डिफाइन एडजस्टेड नॉमिनल मनी ग्रोथ एज इक्वल टू नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस नॉर्मल आउटपुट ग्रोथ, तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है? इन द मीडियम रन, इन्फ्लेशन इक्वल्स एडजस्टेड नॉमिनल मनी ग्रोथ. बात वही है समझाने की कि इन्फ्लेशन तभी रहेगी, उतनी रहेगी जितना नॉमिनल मनी ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट में डिफरेंस है. अब करते हैं दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये अगर समझ गए तो ये खेल समझ आ जाएगा मीडियम रन का. अ ग्रोइंग लेवल ऑफ आउटपुट इंप्लाइज अ ग्रोइंग लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दस अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रियल मनी. आप बताइए, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगी. आगे कहता है, so if output grows at 3%, the real money stock also grows at 3%. If the nominal money stock grows at a rate different than 3%, the difference must show up in inflation or deflation. For example, if nominal money growth is 8%, then inflation will be equal to 5%. और ये वही चीज को एक तरह से पुख्ता कर रहा है. आप बताओ, अगर आपने मनी ग्रोथ 10% बढ़ाई, मनी ग्रोथ कितने परसेंट बढ़ाई? आउटपुट 6% बढ़ा, तो इन्फ्लेशन अब कितनी बढ़ेगी? बच्चा कहते हैं आप इसको समझाना क्या चाह रहे हो? मैं दोबारा वही डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. देखो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका नॉर्मल ग्रोथ वाई एन बेसिकली, ये पी इज इक्वल टू पीई माइंडेड पाई से भी इसको आप निकाल सकते हो. अब ये एडी वन नोटिस करना, यहां पर हो आप, आपका प्राइस पी वन है,
यस आई नो, आप वापस इधर आ जाओगे, लेकिन एक मिनट के लिए स्टेप पे ही रुकते हैं। तो मुझे ये बताओ, आपका ग्रोथ इन मनी सप्लाई कितने परसेंट है, आउटपुट कितने परसेंट है? तो बेटा, ये अगर यहां तक आता, ये 10% है। ये कितना परसेंट है? 10%। अभी तेरा आउटपुट बढ़ा हुआ है, कितने परसेंट बढ़ा हुआ है? तो इस आउटपुट से जो प्राइस बढ़ा है मेरा बच्चा, जो इन्फ्लेशन आई है ये वाली, ये कितने परसेंट है? 4%। ये वो समझाना चाह रहा है मेरा बेटा, कि आप इस बात को समझिए, जब तक इकॉनमी पूरी तरीके से मनी जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक इकॉनमी के अंदर आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो यहां पर इसने क्या बोला, आप देख सकते हो, 10 - 6 4 की इन्फ्लेशन। अगर ये 10% ही बढ़ जाए, आपका इन्फ्लेशन 10% हो जाए, और ये भी 10% ही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए? तो जो लोग घर बैठे बेटे बताएं, कोई भी डाउट है, अगर है तो बताइए, एल्स मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अभी फाइन। ओके जी, सिया जी का नोट आ गया। विधि जी, कोई भी डाउट है पूछिए। विधि जी, आप डाउट नहीं लेते हो? ले लीजिए प्लीज, कोई डाउट है तो। चलो कूल। सो आगे पढ़ते हैं, कहता है इफ इन्फ्लेशन इज कांस्टेंट एंड इन्फ्लेशन रेट दिस ईयर इज इक्वल टू इन्फ्लेशन लास्ट ईयर, पुटिंग दिस इन फिलिप कर्व, वी हैव यूटी इज इक्वल टू यूएन। इन शॉर्ट, in the medium run, output growth is equal to normal growth rate, unemployment is equal to natural rate of unemployment, and both are independent of nominal money growth. तो इसका मतलब यही हुआ ना बच्चे, मीडियम रन के अंदर आपका आउटपुट वाई एन के बराबर, अनएम्प्लॉयमेंट यूएन के बराबर, एंड इट हैज नो बेरिंग, nothing whatsoever with respect to nominal money growth. और इसीलिए इस पर क्वेश्चन आता है, मैंने एंड में क्वेश्चन बनाया हुआ है, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। आप बताओ, ये इन्फ्लेशन 10% आया होगा इकोनॉमी में, किसकी वजह से आया? बिकॉज आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी 10%। आपने सेम टू में पढ़ा होगा, रियल बैलेंस, रियल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होते नॉमिनल बैलेंस से। ये रियल बैलेंस क्या है? आउटपुट। रियल बैलेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इनका नॉमिनल से कोई लेना देना नहीं है, मीडियम रन में ही अपने लेवल पर आ जाएंगे। जो भी नॉमिनल चेंजेस आएंगे वो नॉमिनल कॉजेस की वजह से ही आएंगे। आपने मनी सप्लाई 10% बढ़ाया, आपका इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया। इसीलिए ये फेमस स्टेटमेंट आती है, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। यू इंक्रीज मनी सप्लाई, नाउ बी रेडी टू फेस हाई इन्फ्लेशन। बोलिएगा, इस क्लियर सबको? आगे बढ़े, चलिए। सो अब इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 58। आई थिंक वी विल बी सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल हियर, तो दिस शुड बी रियली गुड। न्यूमेरिकल अगर समझ में आ जाता है, तो इस चैप्टर में से ना न्यूमेरिकल आने का रहता है स्कोप। तो ये अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सो हेडिंग लिया शॉर्ट रन। सपोज द इकोनॉमी इज इनिशियली एट इट्स मीडियम रन इक्विलिब्रियम, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पर है, आउटपुट वाई एन के बराबर है, इन्फ्लेशन रेट की डेफिनेशन। सपोज दैट द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू डिक्रीज नॉमिनल मनी ग्रोथ and unchanged output growth, but all these are related to long run। कहते हैं कैसे? Let's see। So ध्यान देंगे बेटा, पेज 59। We will now have three relation, वही एडी रिलेशन, ओकुन लॉ एंड फिलिप कर्व। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल। सब लोग आ जाओ पेज नंबर 60, इनफैक्ट 61, सीधा यहां से शुरू करेंगे। चलो 60 से ये एक दो लाइनें यूज हो रही है वहां पर, पेज 60 पर आ जाओ सर। Lower nominal money growth decreases output growth, increases unemployment, increase in unemployment leads to decrease in inflation। ये कंक्लूजन है, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां से पढ़ना है मेन। सपोज द इकोनॉमी स्टार्ट्स इन ईयर नॉट इन मीडियम रन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, आपकी इकोनॉमी ईयर नॉट में है और मीडियम रन पे है, माइंडेड। याद करो, मीडियम रन में क्या सीखा है हमने? यू इज इक्वल टू यू एन, वाई इज इक्वल टू जी बार वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 पेज। कहता है अज्यूम दैट नॉर्मल आउटपुट ग्रोथ रेट इज 3%। ये मैं यहां लिखते जा रहा हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज 3%। एनआरयू, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6%, नॉमिनल मनी ग्रोथ 8%, और इन्फ्लेशन जो कि यहीं से आ जाएगा, नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, 8 - 3 5%। ये मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के बारे में बोला जा रहा है, पढ़ना ध्यान से, पेज 61 बॉटम। सपोज द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शन इन मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे?
It decides to reduce real money growth relative to trend by 2.5% in year 1 and to increase it relative to trend by 2.5% in year 2. ध्यान देना, year 1 में, year 2 में ये कह रहे हैं यहाँ पे प्लंज करेंगे 2.5% मनी सप्लाई, यहाँ पे बढ़ाएंगे 2.5% मनी सप्लाई। ईयर 2 में बढ़ाएंगे, ईयर 1 में कम करेंगे। एंड यहाँ पे की थिंग रहेगी रिलेटिव टू द ट्रेंड। उसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। सो बिफोर आई जस्ट अनलीश दिस न्यूमेरिकल फॉर यू, आइए कुछ बेसिक बातें दोबारा समझ लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 3% दिया है, गुड टू गो। एनआरयू 6% दिया है, ठीक है। ग्रोथ इन नॉमिनल मनी ग्रोथ 8% दिया है, इन्फ्लेशन 5% दिया है, और कहता है हम ईयर 1 में एज सेंट्रल बैंक डिक्रीज करेंगे मनी सप्लाई बाय 2.5% रिलेटिव टू द ट्रेंड। मैं बार बार इस टर्म पे एम्फसाइज कर रहा हूं। और ईयर 2 पर इंक्रीज करेंगे 2.5% मनी सप्लाई अगेन रिलेटिव टू द ट्रेंड। आइए अब शुरू करते हैं आपका ईयर 0, पेज नंबर 62। तो हम यहाँ पे 5 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल मनी ग्रोथ की, रियल मनी ग्रोथ की। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ईयर नॉट, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सो रियल मनी ग्रोथ निकालने वाले हम। आउटपुट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तीनों सालों में। फिर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपकी इन्फ्लेशन रेट के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं नॉमिनल मनी ग्रोथ की। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है और पेपर के लिए भी एकदम जबरदस्त। रियल मनी ग्रोथ में फॉर्मूला साथ में लिखते जा रहा हूं, आपको पता है जीएम माइनस पाई। जी बार एम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया जी वाई, ये हो गया यू, ये हो गया पाई, और ये हो गया जी एम। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईयर 0, ये है 3, ये है 3। बच्चा कहता है कैसे, आप एक बार बताइए। आपने पहले ही अज्यूम करा है 0 में मीडियम रन है, मीडियम रन में आपका आउटपुट जी बार वाई पे बढ़ेगा, इसलिए 3। और आपकी रियल मनी ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम माइनस पाई, तो वो भी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, 3। बोलो जी, यहां तक क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको क्वेश्चन में मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको उसका डिफरेंस पकड़ लें। मैं कलर ही चेंज कर देता हूं आपके लिए। दैट्स 3, 3। अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिवन है 6। इन्फ्लेशन रेट आपको गिवन है 5। और नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट 8। पहले सब लोग इस पर देख लें, क्या ये आपको समझ आ रही है बात। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। अब कहता है आपने मनी ग्रोथ रिलेटिव टू द ट्रेंड 2.5% कम करी है। तो बेटा बात को यहां पर आपने अच्छे से समझना है। तो ईयर 1 में ये हो गया 0.5, कैसे, 3 माइनस 2.5, ठीक है। ईयर 2 में हो गया 3 प्लस 2.5, 5.5 उतारिए। कमान ध्यान लगाएंगे, याद रहे रियल बैलेंसेस या रियल वेरिएबल्स एक जैसे ही चलते हैं। आउटपुट ग्रोथ भी यही रहेगी, मतलब इसी ट्रेंड में जाएगी। अगेन जिस भी बच्चे को दिक्कत हो मैं उसके लिए लिख देता हूं कि जब आप आउटपुट ग्रोथ निकालेंगे जब भी, तो यू विल ऑलवेज यूज एडी रिलेशन। ये लिख लो, जब भी आपको आउटपुट ग्रोथ देखनी है ऑलवेज गो फॉर एडी रिलेशन। तो बच्चा कहता है आप एक बार प्रूफ कर दो। बिल्कुल प्रूफ कर देते हैं। एडी रिलेशन क्या था, याद करो, जी वाई इज इक्वल टू जी एम माइनस पाई। तो ग्रोथ 8, ठीक है, 5, ये कितना हो गया, 3। क्लियर ये बात। हमेशा सेम रहते हैं, रियल वेरिएबल होते हैं दोनों। यहां तक बराबर कर लें सब, ठीक है। अब चलते हैं टेबल पर वापस। अब टेबल में हमें निकालना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए ध्यान रहे, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हमेशा यूज करें ओकुन्स लॉ का फंक्शन, ओकुन्स लॉ। तब ओकुन्स लॉ लिखता हूं मैं यहाँ पे, यूटी माइनस 1 माइनस बीटा जी वाई माइनस जी बार वाई। आइए अभी इन वैल्यूज को डालते हैं। यूटी माइनस 6 माइनस बीटा वाई माइनस 0.4 एज्यूम किया गया है।
आउटपुट ग्रोथ 0.5 -3, सॉल्व करके यूटी आ गया 7। वैल्यूज को देखिए कैसे डाली गई है। यूटी निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुझे निकालना है। यूटी -1 पिछले साल का मुझे 6% दिया ही हुआ है। ये 0.04 एज्यूम किया है, 0.4। जी वाई आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 है। 3 अज्यूम्ड अगेन जी बार वाई, और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जी बार वाई 3 था। सॉल्व करा, यूटी आ गया 7। अब अगली बारी जब तुम ये करोगे तो अब क्या लोगे देखो, यूटी -7 -0.4, अब की बारी 5.5 -3, क्योंकि अब आउटपुट ग्रोथ कौन सी है और लास्ट ईयर की अनएम्प्लॉयमेंट अब कितनी है। यूटी निकालना है। अब पिछले साल की यूटी यहां पर क्या मानी जाएगी, 7 -0.4 एज्यूम्ड वैल्यू, आउटपुट ग्रोथ क्या है 5.5 -3। सॉल्व करिए। ये आपका सॉल्व करके आ गया 6। और अगर थर्ड ईयर की भी निकालनी है, मैं यहीं पे सॉल्व करके दे देता हूं। यूटी -6, क्योंकि वो 6 है, -0.4। ठीक है, याद रहे ये मीडियम रन एंड हो जाता है यहां से मीडियम रन स्टार्ट हुआ, यहां पर चले गए तो रियल वेरिएबल तो वहीं वापस आ जाएंगे अपने रेट पर। रियल मीडियम रन में आउटपुट अपने नॉर्मल रेट पर आ जाएगा, जहां से स्टार्ट किया था मीडियम रन 3%। अब जब तुम यहां पुट करोगे 3 - 3, तो अगेन यूटी कितना आ गया 6। क्लियर है बात। तो आपने अब तक रियल मनी ग्रोथ देख लिया, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है J-पाई। आउटपुट ग्रोथ जब भी निकालना हो, वैसे तो वो रियल मनी ग्रोथ ही होता है, रियल वेरिएबल्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रिलेशन लगाना हो तो एडी का रिलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब भी निकालना है तो ओ कुछ लॉ से निकलेगा। अब मुझे बता दो सोच समझ के, अगर तुम्हें इन्फ्लेशन रेट निकालना है तो डोंट यू गाइस थिंक आप क्या यूज करने वाले हो, फिलिप्स कर्व। ये उतारिए, फिर फिलिप्स कर्व को हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो यहां पर अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखे तो वो था पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा यूटी माइनस यूएन। अब मैं वैल्यूज डालता हूं आपके लिए। पाई टी -5, पाई टी -5 माइनस अल्फा 1 एज्यूम किया गया। यूटी देख लीजिए आपका 7 है, -6। आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7। इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाई टी आ गया 4। डू इट गाइस। दूसरे वाले केस में पाई टी -1 4 -1, यूटी इज 6 -6, तो पाई टी यहां पर भी आ गया 4। सॉल्व करें प्लीज। और थर्ड ईयर में भी इट विल बी 4, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम 6 का ही डेटा है। सब लोग यहां तक बराबर आ जाए प्लीज। बोलो जी, यहां तक क्लियर। हाँ हाँ प्लीज पूछिए ना बेटा। हम इसको ऐसे समझो, आप ईयर नॉट से जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू अज्यूम, यू आर अज्यूमिंग इट कि ये मीडियम रन है, और ईयर 3 भी मीडियम रन है, क्योंकि एक कहीं तो प्रोसेस रुकेगा मेरे बेटे का, जो भी इम्पैक्ट हुआ मॉनेटरी एक्सपेंशन का है, जो भी पॉलिसी का, तो वो ईयर 3 में रुक गया, हम ये मान रहे हैं। मीडियम रन में अगर आप एज्यूम करते हो तो आपको पता है, अगर मीडियम रन के जो रियल वेरिएबल्स हैं आपके 3 3, वो जब दोबारा मीडियम रन अचीव होगा, जैसे हमने जब सीखा था चैप्टर 7 में, वाई एन वापस अचीव हो जाता था, बस प्राइस वगैरह बढ़ जाते थे, इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी, तो इसलिए रियल वेरिएबल्स वही वापस आ जाएंगे मेरे बेटे के। जी जी, नॉमिनल वेरिएबल्स ही आपको निकालना है। Yes. आइए अब नॉमिनल मनी ग्रोथ निकाल लेते हैं बेटा। सो नॉमिनल मनी ग्रोथ निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ध्यान देंगे सब लोग। हाँ,
ये 8 जो आया है, ये 8 जो आया है, क्या मैं कह सकता हूं ये 5 + 3 है? याद करो, यहां से देखो, ये रिलेशन था एडी का, तो मैं यही तो निकालना है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, GY + पाई। समझ रहे हो? तो बस वही सॉल्व करते जाओ। 4.5, 9.5, 7। जो भी लोग घर पे देख रहे हैं बेटे, आराम से देखे, कोई भी डाउट है पूछे प्लीज। ऑल गुड गाइस? ऑल गुड गाइस? अब चैप्टर 9 में पेज 68 तक आप आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में, पेज नंबर 68 तक आप चर्न आउट कर चुके हैं उसको पूरा। 69 ऑनवर्ड्स वी हैव टू टॉपिक्स लेफ्ट, डिसइंफ्लेशन एंड लूकास क्रिटिक। ये एक्सपेक्टेशन के साथ ही कराए जाते हैं। तो हम चैप्टर 9 को आज यहीं रोकेंगे। जब आप ये सारा सीख लोगे, तभी आपको डिसइंफ्लेशन और लूकास क्रिटिक बेहतर समझ आएगा। तो कल आप चैप्टर 9 के बचे हुए थोड़े से 5-6 पेजेस ही हैं, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता कि खत्म हो जाए, आपको समझ आए ना आए। आप आराम से अच्छे से पढ़ो, ताकि जब आप इसको फ्रेश माइंड में पढ़ो, तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आपको भाई ब्रिंग इट ऑन, मैं तो उसको पटक दूंगा, कुछ है ही नहीं इसमें। सो कल जब आप नेक्स्ट क्लास करोगे मेरे साथ, Lucas critic and disinflation, that is remaining topics of chapter 9 plus expectations, we will be able to finish. अगर हम एक्सपेक्टेशन कर पाने में सफल रहे अगली क्लास, तो मान के चलिए 60 to 65% सिलेबस ही खत्म हो गया। क्लियर? फिर आगे धीरे धीरे 2-3 क्लास और लेंगे। पर मुझे पता है अभी आपका मेन थ्रस्ट माइक्रो भी चल रहा है, क्योंकि मैक्रो में बहुत छुट्टियां हैं। तो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, डोंट यू वरी। इसलिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े पेपर्स पिंचिंग कर रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट मैं तभी मैं परसों से शुरू करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट। रीजन, आप प्रोडक्शन तभी अच्छे से कर सकते हो जब कंज्यूमर थ्योरी के बेसिक तगड़े हो आपके। मेरे को 1 क्लास लगेगी प्रोडक्शन खत्म करने में, 1 क्लास लगेगी कॉस्ट खत्म करने में। लेकिन वो मेरा है ना, मुझे पता है अगर आपको कंज्यूमर थ्योरी अच्छे से आती है तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे तभी। ठीक है जी? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास। कल के टाइमिंग में अभी शाम में ग्रुप में डाल देता हूँ।